मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को बिना पकाए ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो वो लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत ही अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाते हुए बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। सिमरन भाभी ने मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चले गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वो बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, सिमरन कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद उनकी आंख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, सिमरन दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़ उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आ गई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवा देती हूँ। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने के लिए आए हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्सा से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई है। निशु भी तो सो रही है। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी पर चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपने 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूँ? तुम तो रोज़ यही सब करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 18 साल की उम्र में डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं खुद भी डर गई थी, मगर फिर मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हम पर पराया नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों का ख्याल करती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसलिए वह सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखें में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया शांति, कहाँ शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो भाभी, किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, शांति दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपने आंखें से देखा था कि वो कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी कब आँख लग गई थी। फिर सुबह को घबराकर मेरी अचानक से आँख खुली। मेरे साथ साथ निशु भी जग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी ने मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई सी लग रही थी और भैया ने उसी समय आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर ये सब नज़रअंदाज कर दिया कि ये सब मेरा वहम ही होगा। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और निशु एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उसकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो चुकी थी, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 4 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि शांति जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला कर दे दो। फिर वो अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ा भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं सिमरन भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैले पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज पीली दाल चावल बना लीजिएगा।
मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कच्चे दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। और फिर यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और नीसू के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे में निकल कर आ गई और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप हो गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती। आज भी मैं उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। भाभी कहने लगी, आज तुमने घर में आलू की सब्जी बनाई है, दाल तुम कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोच में गुम थी, लेकिन नीसू को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उसे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तुम पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने नीसू से किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत क्या करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी है, 22 साल नहीं, जो मेरे हर मामले के टांग अड़ा देती हो। मुझे नीसू से इस तरह के भेदभाव भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नीसू ने तो कभी मेरे साथ इस तरह की बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने से टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि लंगड़ा कर न चले। भैया ने मुझे जब यह सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही भैया को बता दिया कि नीसू ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भैया यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने नीसू को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सब के साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि नीसू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी आती है, घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरे दुश्मन ही बनी हुई है। भैया नीसू की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और नीसू को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, नीसू तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। नीसू कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, सिमरन आजकल नीसू घर में ही होती है, यह इतनी चीज़ चली क्यों हो गई है। भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, आर्यन नीसू हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तुम बोली भी नहीं होगी, शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे सिमरन भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नोवेल भी लेकर आए और लाकर नीसू के हाथ में थमा दी थी। और भैया कहने लगे, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में दे दिया और बोले, सिमरन तुम और शांति कैरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कुरा रही थी। जब कमरे में आई तो नीसू मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। इसने हमें सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा दिल भी ललचा गया था। भैया नीसू के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे।
मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशानी हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखती रह गई थी। तकरीबन 1 घंटे छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं इस फिक्र में झूलती जा रही हूँ, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि नीसू फर्स्ट ईयर की किताबें फिर से पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो इस तरह चौंक गई थी और झट से वो किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ले आती हूँ, फिर नीसू को तो बाद में देखूँगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना वो अपने कमरे में चले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और नीसू की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह मुझसे कहने लगी, शांति, तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? नीसू जल्दी से उठकर वो मेरे पास आई और कान में मुझे ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। नीसू के बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन घर में हुई होती थी। उसे तो भाभी के हर काम के बराबर जानकारी होती थी। मैंने नीसू को कसम देकर मना कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात को किसी से भी न कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहक़ीक़ात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो नीसू टेरेस पर चली गई। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। नीसू और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आए और वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी दाल कहाँ गई? तो भाभी बोली कि वो तो मैंने खा ली, बड़ी अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर से काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, नीसू कहाँ है? तो मैंने उन्हें बताया कि वो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वह लंगड़ाते हुए छत की तरफ जाने लगी। मैंने सिर झटक दिया और फिर अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल है, मुझे पागल कर देगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी नीसू को बुरी तरह से कह रही थी। नीसू के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने नीसू को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलूंगी। अपनी भाभी के साथ नीसू ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्त मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने नीसू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें गुस्सा रही थी? निशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, क्योंकि बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, नीसू मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझसे बात छुपाई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूँगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चली जाती है। मेरी बात सुनकर नीसू एकदम से मुस्कुरा गई थी। वो बोली, शांति, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते हुए पाया था। वो बोली, शांति जल्दी से दाल लेकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और नीसू को भी समझा दिया था कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर मैं बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल महंगी हो गई थी, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ पैसे। इतनी देर में निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी।
मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाते हुई कमरे से बाहर आ गई थी। फिर भाभी किचन में चली गई तो निशु भी उनके कमरे से बाहर निकल गई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी। निशु भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने निशु का हाथ पकड़ा और जल्दी से पूछा, निशु बताओ मुझे क्या मालूम हुआ। निशु बड़ी परेशानी सी लग रही थी। वो बोली, शांति मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने निशु को कसम दी कि वो भैया को इस बारे में कुछ भी न बताएं। वो बोली, पागल हो तुम, नहीं जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने निशु को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को कैसे बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वो मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर में सोती रही। जब भैया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबराकर उठ बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई बरामदे में गई तो मैंने शायद भाभी और निशु को देखा। मुझे लगा निशु ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी तो वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया उससे बोले, शांति मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाए। भैया का इशारा निशु की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या। भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम निशु से मुझे ये पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था। मैं एकदम से डर गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था। मैं भैया से कहने लगी, भैया हमारी निशु ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, आर्यन आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है सुधर जाएगी। भैया भाभी को घूर घूर कर देख रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के पहले दिन में ही तुम्हें बता दिया था कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें नहीं हैं, बल्कि मैंने अपनी बेटियों भी समझता हो तो माँ बनकर इनकी परवरिश करना, इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने निशु का हाथ पकड़ा और उससे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने निशु से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए कहने लगी कि भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसलिए वह ये सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती है। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन में भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने भैया से कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये उनकी मेहरबानी थी कि वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाओ, तभी वो आए। मैं जैसे ही घर गई भाभी ने दाल लाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई। भाभी ने मेरे साथ से दाल का थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोल लिए। भैया के पास एक कतर था जिसके ज़रिए से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर कमरे में नहीं, उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नज़र नहीं आई। वो तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और निशु भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दूर तक सुनसान ही जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज़ बनाने के लिए आ जाया करते थे। तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर
उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, सिमरन, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, आर्यन, भगवान जानता है मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे 2 शब्द भी सुना देते थे, तब मुझे वहम हो गया था शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वो कहने लगी, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देने हैं। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से नीसू पर ध्यान न रख सकी। मुझसे चूक हो गई। नीसू अपनी ही इलाके के आवारा लड़के रोशन से बहुत मोहब्बत कर बैठी थी और इनके दरमियान चिट्ठी और खत का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे नीसू पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर गई। तब मुझे रोशन का खत नज़र आया। उसमें उसे नीसू की बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने वो खुद नीसू को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। मगर नीसू तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं नीसू से सख्ती में पेश होंगी, मगर वह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नीसू का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने नीसू की तरफ देखा तो वो शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर नीसू के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर रोशन अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देती, मगर वो बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र रहता है। नीसू रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रोशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया सुनकर मुस्कुरा दिए थे। उनके सर पर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी के साथ हमारे सामने कभी नहीं बैठते थे। मैंने कहा, भैया, आप भाभी को कुछ मत कहना, तो हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनें को गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई, तो सब्सक्राइब करें।